एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए कक्षा 12वीं हिंदी के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे। देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और आपको इस वीडियो में मैं क्या क्या बताऊंगा सारा कुछ कंप्लीट करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आता है। देखिए काव्यखंड में क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से। देखिए आपके काव्यखंड के और गद्यखंड की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए लुट्टन ने श्यामनगर मेले में किसे और क्यों चुनौती दी, इस तरीके से है ना। और ये क्वेश्चन हो गया देखिए उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है ना। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। मैं पहले पेपर में आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कि कौन क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ। यानी कि देखिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा काव्यखंड और गद्यखंड के आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा जो जो दो दो नंबर में आते हैं। देखिए 2 अंकीय गद्यखंड के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं गारंटी देता हूं कि ये प्रश्न जो है 100% आपके पेपर में पूछे जाएंगे, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवाने वाला हूं, है ना, काव्यखंड के और गद्यखंड के। तो बिल्कुल आप इनसे निश्चिंत हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। और जो क्वेश्चन आते हैं ना, देखिए इससे आपको लेखक और कवि परिचय लिखने में भी सहायता होगी। इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करवाऊंगा। और कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि किन्हीं दो मतलब कवियों के नाम, उनकी रचना शैली लिखिए। तो लेखक या कवि का नाम, उनकी रचना संबंधी जो प्रश्न उत्तर बनते हैं, है ना, वो सारे कुछ विथ उत्तर बताऊंगा। और आप उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखेंगे, देखिए आप अपनी आंसर शीट में उसे एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बिल्कुल यहाँ पे सीट पे लिखा हुआ आपको दिखाया जाएगा आंसर। और सबसे पहले यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी को किस तरीके से पढ़ना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हिंदी के चैप्टर्स को पढ़िए। देखिए इससे क्या होता है, आपके ऑब्जेक्टिव जो है कंप्लीट होते हैं। इससे आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर्स को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सबसे पहले पढ़ें, जो कि मैं आपको लगातार प्रोवाइड किया हूं पहले, और जल्दी जल्दी और सारे क्वेश्चन बताऊंगा, है ना। हर एक सब्जेक्ट के करना है। और यहाँ पे आपको हिंदी के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ना है। और जो आपके लास्ट ईयर के यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें जल्दी से सॉल्व कर लो। उन्हें सॉल्व यदि आपने कर लिया तो मैं कह रहा हूँ कि उसमें से 50% से ज़्यादा ही क्वेश्चन आते हैं। मतलब लास्ट 4 साल के पेपर आप कर लो, आपका 70% पेपर जो है उसी में से बनेगा, है ना। तो बिल्कुल से कर लीजिए उन्हें। और चलिए हम देखते हैं हम कौन से क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। देखिए काव्यखंड के और गद्यखंड के दोनों के हम दो दो अंक के प्रश्नोत्तर आपके कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले देखिए एक विद्यार्थी ने ही लिखे हैं बिल्कुल अपनी हैंड राइटिंग में, उसने ये मेहनत की है, उसके लिए एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा उसकी मेहनत के लिए, है ना। देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो जो आपके काव्यखंड के क्वेश्चन बन रहे हैं सारे क्वेश्चन इसमें हम कवर कर लेंगे। और फिर आपके जो गद्यखंड के क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना, उसने गद्यखंड के अलग से लिख करके दिए हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए पहले हम गद्य काव्यखंड के कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है। देखिए ये मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन है, आपको इन्हें कंप्लीट करके ही जाना है ना। देखिए जहां पर दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं, कभी ने ऐसा क्यों कहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में आया है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। एक तरीके से इसको समझते हुए याद करेंगे तो बिल्कुल आपको भूलेगा नहीं, है ना। देखिए कवि का कथन है कि नादान अर्थात मूर्ख व्यक्ति सांसारिक मायाजाल में उलझा रहता है। इसके विपरीत दाना अर्थात ज्ञानी लोग भी उसी समाज में रहते हैं, है ना। मतलब जो एक मूर्ख व्यक्ति है वो संसार के मायाजाल में उलझा रहता है, और एक जो ज्ञानी व्यक्ति है वह भी उसी समाज में रहता है और मोक्ष के लक्ष्य को नहीं भूलता, है ना। इस प्रकार संसार में नासमझ और समझदार यानी कि मूर्ख और ज्ञानी, है ना, दोनों तरह के व्यक्ति रहते हैं, दोनों तरह के लोग रहते हैं। अतः कवि ने सांसारिक संकल्प सफलताओं को व्यर्थ तथा जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष को सार्थक बताने के लिए यह कथन कहा है कि जहां पर दाना रहते हैं वहीं पर नादान भी रहते हैं। मतलब जहां पर दाना रहते हैं वहीं पर नादान भी रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि संसार में दोनों तरह के व्यक्ति रहते हैं और वो किस तरीके से किस चीज में उलझा हुआ है ना। जो मूर्ख व्यक्ति है वो सांसारिक मायाजाल में उलझा हुआ है, वहीं एक ज्ञानी व्यक्ति समाज में रहता है लेकिन वह मोह के लक्ष्य को नहीं भूलता है ना। उसी प्रकार के वो कार्य करता है। इस तरीके से कवि का ये अर्थ है, इसे कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है नीचे देखिए, शीतल वाणी में आग के होने से क्या अभिप्राय है। तो उपयुक्त पंक्ति यानी कि शीतल वाणी में आग के होने से क्या अभिप्राय है। तो उपयुक्त पंक्ति का अभिप्राय है कि कवि की रचनाओं और गीतों का श्रवण किया जाए तो उसकी वाणी अत्यंत कोमल, और देखिए चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे कह रहा है कि मीठी लगती है, अत्यंत कोमल और मीठी लगती है ना। संवेदनशील हृदय से निकले कवि के उद्गारों में शीतलता है, किंतु वास्तविकता में कवि के गीतों में उसका अग्निरूपी विद्रोह स्वर छिपा है। अर्थात उसकी वाणी बाहर से शीतल होते हुए भी स्वयं में क्रोध की आग को समेटे रहती है। देखिए वीडियो को आपको फुल वॉच करना है, भले ही आप अभी से 2x में उसे सेट कर लीजिए वीडियो को, लेकिन पूरा देखिएगा। सभी क्वेश्चन के आंसर यदि आप सुनेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। देखिए मैं कह लूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 2025 बोर्ड में आपको ये देखने को मिलने वाला है, और 100%। तो बिल्कुल इसे यहाँ पे आप देख लीजिएगा। देख सकते हैं बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। तो यहाँ पे आंसर दिया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगातार आपके पेपर में पूछा जा रहा है। देखिए पक्षी दिन भर, है ना, यहाँ पे बच्चों की बात की गई, वो पक्षी के बच्चों की बात की जा रही है ना। पक्षी दिन भर भोजन की तलाश में भटकते फिरते हैं, उनके बच्चे इस आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे कि उनके माता पिता उनके लिए दाना लेकर शीघ्र ही उनके पास आते होंगे और उनका पेट भरेंगे।
इसके साथ ही वे अपने माता पिता का स्नेह स्पर्श पाने के लिए भी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी कई बार बना है क्वेश्चन कि बच्चे किस बात की आशा में खालिस्तान से झांक रहे होंगे, तो नीड़ों से झांक रहे होंगे, है ना। तो बिल्कुल से यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया भाई, कवि को यह संसार अपूर्ण क्यों लगता है। यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में क्वेश्चन कई बार आया है ना, काव्यखंड का है, देख सकते हैं। कवि के अनुसार यह संसार भौतिक सुख सुविधाओं एवं धन वैभव को संग्रह करने में डूबा हुआ है, यानी कि मोह माया में, है ना, माया जाल में, सांसारिक गतिविधियों में फंसा हुआ है एक तरीके से, है ना। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति आपसी प्रेम से दूर बस अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि में रहते हैं। साथ ही इस संसार में दूसरे लोगों की चरण वंदना करने वालों का की ही जो है जय जयकार होती है। हृदय से रिश्ते बनाने वालों को मतलब एक तरीके से में मतलबी कहा गया है ना। तो अपूर्ण इसलिए यहाँ पर कवि को संसार लगता है ना। संसार अपेक्षित दृष्टि से देखता है ना। रिश्ता मतलब हृदय से, मतलब जो सच्चा रिश्ता बनाते हैं उन्हें संसार क्या है, अपेक्षित दृष्टि से देखता है। अतः उपयुक्त कारणों से यह संसार कवि को नहीं भाता और वह इसे अपूर्ण मानता है और कहता है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कपास शब्द किसके लिए और क्यों प्रयुक्त हुआ है। तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। तो इसका आंसर हम देखेंगे, कपास शब्द बच्चों के लिए प्रयुक्त किया गया है ना। कपास जो है बच्चों के लिए प्रयुक्त, इससे ऑब्जेक्टिव भी आपका बन सकता है, तो बिल्कुल से कवर करके रहिएगा क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है ना। वास्तव में बच्चे भी कपास की तरह ही हल्के होते हैं, मतलब छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, मतलब उसी तरीके से जितना उसका वजन होता है उस तरीके से कहा जा रहा है। वे भी कपास की तरह ही इधर से उधर हिलते डुलते रहते हैं, उड़ते फिरते रहते हैं ना। उनके पैर भी कपास की तरह ही कोमल एवं मुलायम होती हैं और वे अपने इन पैरों से पृथ्वी को ऐसे नापते हैं, है ना। अब जल्दी से बता दो कि किस चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है ना। देखिए ऐसा लगता है मानो पृथ्वी स्वयं उनके पैरों के नीचे आने को आतुर हो, है ना। तो इस तरीके से इसका आंसर कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, कवि आलोक धनबा के अनुसार बच्चों की दुनिया कैसी होती है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से इसे कंप्लीट करना है। देखिए मैं आपको सिलेक्टेबल क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं ये छोड़ देता हूँ ये वाला कर लूँगा, नहीं, आपको ये क्वेश्चन करना है क्योंकि आपके पास जो गाइड है ना उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। आप उनमें से नहीं देख पाते हो कि भाई मैं ये कर लेता हूँ ये छोड़ देता हूँ ना, उसमें तो आप देख सकते हो ऐसे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि बिल्कुल आपको करना है ना। ये सिलेक्टेबल है, छटे हुए क्वेश्चन है ना, तो इन्हें करना ही है ना। देखिए कवि के अनुसार, है ना, आलोक धनबा जी की बात की जा रही है। कवि के अनुसार बच्चों की दुनिया जो है ऊर्जा उत्साह एवं उमंग से भरी हुई होती है। वे कल्पनाओं के सागर में गोता लगाते हैं। उनकी जिंदगी आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगों की तरह ही होती है ना, हल्की फुल्की होती है, कपास की तरह बात की जा रही है ना। वे उड़ती पतंग को देखकर प्रसन्न होते हैं और जोश में आकर सीटियां मारते हैं, किलकारियां निकालते हैं। उनका स्वभाव तितलियों के समान अत्यंत कोमल होता है। मतलब यहाँ पे कवि ने क्या किया है, आलोक धनबा जी ने बच्चों की दुनिया कैसी होती है उसके मतलब बच्चों के अकॉर्डिंग बताया है। तो इतना तो आप भी अपने अकॉर्डिंग बना करके लिख सकते हैं, जो भी बच्चों में आपने क्रीड़ाएं देखी हैं, है ना, जो भी लीलाएं देखी हैं इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा यहाँ पे, सब घर एक कर देने के माने क्या है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल हाईलाइट कर लीजिए इसे, और इससे ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है ना। तो चलिए देखेंगे किस तरीके से ऑब्जेक्टिव बनेगा क्या है ना। देखिए उपरोक्त पंक्ति का अर्थ है, देखिए पंक्ति के अर्थ वाला क्वेश्चन जरूर से आ रहा है एक नंबर, मतलब कोई भी पंक्ति आपको दे दी जाती है पाठगत और उसका अर्थ पूछा जाता है आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए इसका अर्थ है कि आपसी भेदभाव अंतर अलगाववाद को समाप्त करके सभी को एक समान समझना है। जिस प्रकार बच्चे खेलते समय अपने पराये इसका उसका आदि का भेदभाव भूलकर, मतलब बच्चे जब छोटे होते हैं ना उन्हें बच्चों को ये नहीं पता होता कि ये अपना है, ये पराया है, कोई है, इसका है, उसका है, मेरा है ना, ये नहीं पता होता। ये सारा भेदभाव जो है भूल करके वो सभी घरों में अपने घर जैसा अधिकार समझने लगते हैं। उसी प्रकार कवि को भी किसी एक सिद्धांत या वर्ग विशेष की व्यक्ति नहीं करनी चाहिए। एक कवि को किसी धर्म जाति संप्रदाय छोटा बड़ा अमीर गरीब आदि का भेदभाव न करते हुए कविता लिखनी चाहिए। मतलब सब घर एक कर देने के माने कवि बच्चे मतलब आलोक धनबा जी कहना ये चाहते हैं कि जिस तरीके से बच्चे भेदभाव भूल जाते हैं, मतलब भेदभाव से भटके हुए रहते हैं, भूले हुए रहते हैं, उसी तरीके से एक कवि को भी, है ना, किसी मतलब धर्म के, है ना, जाति संप्रदाय छोटा बड़ा या गरीब अमीर गरीब आदि का भेदभाव ना करते हुए कविता लिखनी चाहिए, ना कि वो उसमें धर्म के बारे में बताएं, मतलब किसी धर्म को अच्छा बुरा कहें, है ना। इसी भेद को भूल करके कविता लिखनी चाहिए, ये यहाँ पे धनबा जी कहना चाहते हैं। कविता शब्दों का खेल है, उसका कार्य जन सामान्य के आपसी भेदभाव भूलकर समाज में एकता स्थापित करना है ना। कविता जो है शब्दों का खेल है, उसका कार्य क्या है, जन सामान्य के आपसी भेदभाव को भुला करके समाज में एकता स्थापित करना। तो इस तरीके से इसे कंप्लीट कीजिएगा, यही इसका अर्थ है सब घर एक कर देने के माने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, बिना मुरझाए महकने के माने क्या है ना। तो देखिए ये अथवा में आ सकता है इसके। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने कविता की समानता फूलों से की है ना। कविता की समानता जो है फूलों से की है। फूल क्षणभंगुर होता है, वह अपनी सुगंध से वातावरण को सुगंधित कर शीघ्र ही झड़ जाता है।
किंतु कविता कभी मुरझाती नहीं है, वह अमर होती है तथा युगों युगों तक मानव समाज को प्रेरणा प्रेरणा देती है ना। यहाँ पे कविता की तुलना किससे की गई, समानता कहें तो, है ना, फूलों से बताई गई है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कविता को और फूलों को एक तरफ रखते हुए बात की जा रही है ना। चलिए नीचे देख लेते हैं, आगे इसका क्वेश्चन दिया गया है, आगे इसका आंसर है ना। इस तरीके से इसका पूरा कंप्लीट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भाषा को सहूलियत से बरतने। देखिए अभी मैंने आपको जो पेपर दिखाए थे, है ना, उनमें ये क्वेश्चन है, मैंने देखा था उनमें ये क्वेश्चन है ना, तो इसको जरूर से कंप्लीट करना है। ये रहेगा आपका आंसर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि आना ही आना है ये क्वेश्चन, है ना, इसको कंप्लीट करके ही जाना है। देखिए भाषा को सहूलियत से बरतने का आशय यह है कि उसका सरलता, स्पष्टता, सहजता और सादगी पूर्ण प्रयोग करना चाहिए। कोई भी रचना करते समय कवि को आडंबर पूर्ण, भारी भरकम, बनावटी शब्द, मतलब भाषा, अगर हम कोई कविता लिख रहे हैं ना, तो जितनी सरलता हम उसमें ला सकते हैं वो हमें करनी चाहिए, है ना। एक कवि के लिए यहाँ पर कवि ने ही बात कही है कि जितनी सरलता हो, स्पष्टता हो, सहजता हो, सादगी पूर्ण तरीके से हमें उसे कंप्लीट करना चाहिए, है ना। एक कविता लिखनी चाहिए, उसमें भारी भरकम शब्दों का यूज़ नहीं करना चाहिए, बनावटी शब्द नहीं डालने चाहिए, है ना। ऐसी भाषा का यूज करना चाहिए जो कि सामने वाला व्यक्ति भी समझ सके, है ना। यही है भाषा को सहूलियत, मतलब किसी को उसे समझने में सहूलियत हो रही है, तो यही उसका अर्थ है, भाषा को सहूलियत से बरतने का यही अर्थ है ना। इस तरीके से इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आपका है कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं ना। देख सकते हैं यहाँ पे कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक एक विकलांग के साक्षात्कार के समय की मनोदशा का, मतलब देखिए आप इस पाठ को पढ़े हुए हैं तो इसका एक तरीके से आपको सारांश लिख देना है, आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही माना जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं, कंप्लीट आंसर आपके सामने दिया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उषा। उषा कविता में कवि ने भोर के नभ की तुलना किससे की है। तो उषा कविता में देखिए इससे ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है ना। कवि शमशेर बहादुर सिंह ने, इसका पता चल जाता है कि उषा के जो रचयिता है वो कौन है, शमशेर बहादुर सिंह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सही जोड़ी में बन सकता है, तो याद रखिएगा। भोर के नभ की तुलना नीले शंख से की है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट है आपका भोर के नभ को राख से लिपा हुआ है ना, राख ही है, राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा गया है ना, भोर के नभ को। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रातःकाल का समय है, अभी पौ नहीं फटी है। इस तरीके से आकाश का रंग शंख के रंग के समान गहरा नीला दिखाई देता है। धीरे धीरे आसमान के रंग में परिवर्तन हो रहा है। अब आकाश का रंग राख से लिपे हुए चौके के समान, मतलब जो देखिए आप आकाश को देखते हैं सुबह के टाइम किस तरीके से दिखाई देता है, थोड़ा कलर होता है ना राख की तरीके से, है ना। आपने राख देखा होगा, उससे लिपा हुआ कहीं पे देखा है ना। तो उसमें आप देख सकते हैं जो कलर होता है स्लेटी टाइप का, वही कलर यहाँ पे हमें आसमान में दिखाई देता है ना, क्योंकि अभी चौका गीला है। अतः आकाश के रंग की तुलना राख के लिपे हुए चौके से की गई है। तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है अस्थिर सुख पर दुख की छाया। पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों, है ना। देख सकते हैं अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति में कवि ने दुख की छाया मानव जीवन में आने वाले कष्टों, बाधाओं को कहा है। कवि का ऐसा विचार है कि संसार में दुखों का स्वभाव चंचल होता है ना। सुखों का स्वभाव चंचल होता है, वे स्थायी नहीं होते हैं ना, सुखों है ना, और ना होते हैं और ना ही स्थिर होते हैं। उनके साथ साथ दुखों की छाया सदैव बनी रहती है, मतलब सुख और दुख आते जाते रहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर कवि ने बताया है। दूसरे संदर्भ में कवि निराला ने दुख की छाया क्रांति प्रेषित विनाश की आशंका को कहा है। क्रांति का बिगुल बजते ही पूंजीपति धनवान भयग्रस्त हो जाते हैं, है ना। क्योंकि जब विनाश का टाइम होता है ना, तो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो वो भयग्रस्त हो ही जाता है ना। उन्हें अपनी समस्त वैभव संपदा छिन जाने का डर सताने लगता है। उन्हें इस बात का भान हो जाता है कि उनका धन वैभव अस्थिर है। उन्हें उस पर क्रांति रूपी छाया सदैव मंडराती दिखाई देती है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। और देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए, और इसका पीडीएफ आपको चाहिए पूरा, तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना। अभी आप वीडियो को देखिए, पूरे क्वेश्चन सुनिए, याद होते जाएंगे ना। पीडीएफ तो मैं खैर आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा ही दूंगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। देखिए बादल राग कविता में ये विप्लव के वीर किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षा में देखा गया है, तो बिल्कुल से इसे कर लेना है। देख सकते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा, है ना, बादल राग के जो कवि हैं वो कौन है, त्रिपाठी जी, है ना, द्वारा लिखित कविता में ये विप्लव, है ना, ये विप्लव के वीर बादलों को संबोधित करते हुए कहा गया है ना। ये विप्लव के वीर कैसे कहा गया, बादलों को, है ना। ये संबोधन किसके लिए किया गया है, बादलों के लिए। इससे ऑब्जेक्टिव इसी तरीके से नहीं बना रहा है एमपी बोर्ड, तो जरूर से कंप्लीट करके चलना है। और कवि के अनुसार बादल क्रांति का प्रतीक है, वह पीड़ितों शोषितों की आशाओं का केंद्र है। जब क्रांतिकारी ज्वार लेकर, है ना, क्रांति रूपी ज्वार लेकर के आएगा तो उसके आवेग से पूंजीपतियों के भवन धराशायी हो जाएंगे। कवि ने बादलों को सर्वहारा वर्ग का हितैषी बताया है ना। तो इस तरीके से इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। विप्लव के वीर, है ना, ये
विप्लव के वीर, ये किसके लिए संबोधन किया गया है? बादल के लिए, तो जरूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अट्टालिकाओं को आतंक भवन क्यों कहा गया है? ये भी यहाँ पे निराला जी की ही कविता से क्वेश्चन लिया गया है, इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट तो है ही। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन दिया गया है तुलसीदास जी के अनुसार संसार में पेट भरने के लिए लोग कौन कौन से कार्य करते हैं? तो देख सकते हैं यहाँ पे, इतना तो भाई आपको भी पता है, लेकिन आपको अपने पाठ के अकॉर्डिंग ही आंसर लिखना है ताकि आपके अंक ना कटें, तो आपको इसे पढ़ना जरूरी है। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी कृत कवितावली के अनुसार संसार में पेट भरने, है ना, आपको कविता के अनुसार लिखना है, इसलिए आपको ये पढ़ना जरूरी है ना, नहीं तो आप लिख भी सकते हैं, है ना। लोग नाना प्रकार के, यानी नाना मतलब कई प्रकार के जो है उद्यम करते हैं, है ना। लोग मजदूरी, खेती, व्यापार, भिक्षा मांगना, है ना, बाहर का कार्य, नौकरी चाकरी, कोई भी काम आप लिख सकते हैं इसमें जो कि किया जाता है ना। तो आपको अपने पाठ के अकॉर्डिंग लिखना है, इसीलिए यही काम लिखेंगे, है ना, यहाँ पे नहीं तो आप ठेला लगाना लिखना लगे, है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि आप वही लिखें, तो इस तरीके से आप ये अपने पाठ के अकॉर्डिंग ही आंसर लिखेंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा, सीधी बात ये है, नहीं तो आप लिख तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखिए निम्न को उदाहरण से परिभाषित कीजिए। देखिए इसमें क्या है आपका, देखिए चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। मैंने क्वेश्चन वैसे अलग अलग से लिखे नहीं है, सीधे क्वेश्चन यहाँ पे इस विद्यार्थी ने ऐसे लिख दिए हैं कि निम्न को, मतलब ये सारे छंद आपके में हैं और ये बिल्कुल है कि इनमें से आना है। इनमें से मैं आपको मोस्ट बताऊं तो सोठा हो गया, कवित्त हो गया और सवैया हो गया, है ना, ये आना ही है, इनकी मात्राएं सभी की याद रखनी है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं एक एक करके सभी की परिभाषा विथ उदाहरण, है ना, क्योंकि सोठा हो गया, सवैया और कवित्त, इन तीन में से एक छंद आपको देखने को जरूर मिलेगा, है ना। और 12th हिंदी में एक बात और है कि अगर देखिए अगर रस आता है तो छंद आता है, मतलब रस छंद अलंकार तीनों एक साथ कभी नहीं आती, है ना। रस आएगा और छंद आएगा तो अलंकार नहीं आएगा, अलंकार आएगा छंद आएगा तो रस नहीं आएगा, और रस आएगा अलंकार आएगा तो छंद नहीं आएगा, है ना। ये तीनों में एक बात है कि इनमें से एक नहीं देता है एमपी बोर्ड, है ना, दो देता है कोई, है ना, तीनों एक साथ पेपर में नहीं आते, है ना, परिभाषा के तौर पर मैं कहूँ तो, है ना, ऑब्जेक्टिव तो बनेगा, है ना। सबसे पहले चौपाई की परिभाषा का लेते हैं, है ना। यह जो है मात्रक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसकी मात्राएं जो है 16 मात्राएं होती है ना, तो 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, तो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव बहुत बार बना है भाई, है ना। तो देख सकते हैं मंगल भवन, मतलब आप रामायण की कोई भी चौपाई ले सकते हैं जो भी आपको याद है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट आपका दोहा आ जाता है भाई, दोहा में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। यह एक मात्रिक छंद है, इसमें देखिए 13 मात्राएं, तथा देखिए पहले और तीसरे चरण, पहला चरण कौन सा है, यहाँ से लेकर के ये देखिए कनक कनकते सौगुनी यहाँ तक हो गया, ये पहला चरण यहाँ से यहाँ तक, और तीसरा चरण ये है ना, बा खाए बोरात नर, है ना, यहाँ तक ये तीसरा चरण है ना, पहले और तीसरे, पहला तीसरा दूसरा चौथा, है ना, पहले तीसरे चरण में 13 मात्राएं, और इसमें होती हैं दूसरे और चौथे चरण में होती है 11 मात्राएं। यही आपका दोहा छंद है। आप कोई भी दोहा ले सकते हैं रामायण का जो भी आपको याद है, नहीं तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है सोठा छंद, यहाँ पे देख सकते हैं यह एक मात्रक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, है ना। तो देखिए ये बात तो एक सेम हो जाती है सभी में, है ना। तो बिल्कुल इतना देखिए मैं एक बताता हूं ताकि आपको लिखने में कभी पेपर में आ जाए, याद नहीं आ रहा है तो इतना तो आप लिख सकते हैं ना, तो ये जरूर से ध्यान में रखते हुए चलिएगा। इसके पहले और तीसरे चरणों में 11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में देखिए दोहा जो है यहाँ पे सोठा और दोहा एक दूसरे के विपरीत छंद कहे जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती है, इसके क्या होती हैं, पहले और तीसरे में 13 होती हैं, और दूसरे चौथे में इसकी क्या होती हैं, 11 होती हैं, तो इसके दूसरे चौथे में क्या होती हैं, 13, है ना, एक दूसरे के विपरीत, है ना। तो इसी तरीके से इन्हें याद रखिए, आप बन जाएगा आसानी से, है ना। ये आपका यहाँ पे उदाहरण दिया गया है ना, रहीमन पुत्री श्याम, है ना, इस तरीके से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका भाई कवित्त। देखिए कवित्त जो है लास्ट ईयर में आपका पूछा गया है, तो बिल्कुल इसे कंप्लीट करके चलिएगा। यह एक वर्णिक छंद है ना, ये सारे मात्रक थे, अभी 3 ऊपर देखिए, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, 16 और 15 वर्ण पर यति होती है। हर चरण का अंतिम वर्ण जो है गुरु होता है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको उदाहरण दिया गया है। और हम नेक्स्ट छंद आपका देखें, ये देखिए कंप्लीट उदाहरण यहाँ तक रहेगा कवित्त छंद का, है ना। आपको कोई सरल उदाहरण देखिएगा, मैं टेलीग्राम पर आपको मेंशन कर दूंगा, वहाँ पे भी आप देख लीजिएगा, कवित्त के बहुत सरल उदाहरण डाल दूंगा, तो देख लीजिएगा, है ना। सवैया का देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। देखिए यह एक वर्णिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर के 26 तक वर्ण होते हैं ना, 22 से लेकर के 26 तक वर्ण होते हैं, ये याद रखिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव बने जाएगा तो फिर नहीं कर पाओगे, इसलिए याद रखना है ना, मात्राएं सभी की। ये रहेगा आपका दूध कहो अब दूध कहो, है ना, इस तरीके से इसका सवैया का उदाहरण कर लीजिएगा, और मैं अन्य उदाहरण आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, तो ज्वाइन जरूर से कर लेना भाई टेलीग्राम, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंगन में कौन खड़ी है वह क्या लिए हुए है, तो आंगन में माँ खड़ी है, वह गोद में चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाले अपने नन्हे बच्चे को लिए हुए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका आंसर रहेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छोटे चौकाने खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है, तो कवि ने छोटे चौकाने, है ना, चौखाने करने को खेत को, है ना, कागज का पन्ना कहा है। कवि अपने कवि कर्म को
को किसान के कर्म जैसा बताना चाहता है। उसके अनुसार कवि कर्म तथा खेती में बहुत समानता होती है। जिस प्रकार छोटा खेत चौकोर होता है, उसी प्रकार कवि का लिखने वाला कागज का जो पन्ना भी चौकोर होता है। उसी तरीके से मतलब एक तरीके से कवि जो है अपनी कविता लिखने की जो उनकी कला है और उसको वो खेती से जोड़ना चाहते हैं, उसी की तरफ बताना चाहते हैं कि मैं भी मतलब खेती जितनी ही मेहनत है यहाँ पे, और वही देखिए किसान का खेत होता है, मेरा वही पेज है, मैं इस पर लिख रहा हूँ, मतलब उसी आकार का कहें तो, है ना, चौकोर होता है। जिस प्रकार खेत में बीज जल रसायन डालते हैं और उसमें अंकुर फूल फल आदि उगते हैं, उसी प्रकार कागज के पन्ने पर कभी अपने भाव के बीज बोता है। तो बिल्कुल वो बात तो सही है ना। तो वही कवि ने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, इसका आंसर जो है यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है भाई, तो कवि ने कवि कर्म की तुलना किससे की है और क्यों की है। तो भाई ये रहेगा आपका क्वेश्चन। कवि उमाशंकर जोशी ने कवि कर्म को, देखिए इनकी एक रचना, उमाशंकर जोशी जी की एक रचना, जिसको भी पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, है ना। पता तो चले कि अभी तक वीडियो में बचा कौन है ना। कई सारे छात्र तो छोड़ चुके होंगे वीडियो, है ना। कृषि कर्म के समतुल्य माना जाता है ना। इस तरीके से इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि हमें अभी गद्य खंड भी देखना है और वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। देख सकते हैं शब्द रूपी अंकुर फूटने से कवि का क्या अभिप्राय है। शब्द रूपी अंकुर फूटने से कवि का क्या अभिप्राय है, देख लेते हैं। कवि कहता है कि जिस प्रकार खेत की मिट्टी में बीज रोपने के कुछ दिनों पश्चात उसमें अंकुर फूटने लगते हैं, उसी प्रकार काव्य सृजन के रूप में श्वेत के खेत के सदृश कागज पर विचार रूपी बीज पढ़ते ही उसमें से शब्द रूपी अंकुर फूटने लगते हैं। तो बिल्कुल कवि ने, मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए हमने यहाँ पे देखा ना कि कवि ने तुलना की, एक तरीके से बताया कि ये भी खेती है ना। हम यहाँ पे भाव बो रहे हैं अपने और किसान खेत में बीज बो रहा है ना। तो देखिए ये रहेगा कंप्लीटली आंसर यहाँ पे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शब्द रूपी अंकुर फूटने से, है ना। पांति पंथी से कवि का क्या आशा है ना। तो ये रहेगा आपका आंसर इसका कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगलों के पंख कविता का भाव सारांश लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल से कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए कविता बगलों के पंख में गुजराती कविता और साहित्य को नई भंगिमा और नया स्वर देने वाले कवि उमाशंकर जोशी जी ने, है ना, उमाशंकर जोशी जी ने चित्रात्मक शैली में प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का सजीव वर्णन किया है ना। कभी काले काले बादलों वाली पृष्ठभूमि में पंक्तिबद्ध होकर किस तरीके से, इसका आंसर आप देख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, लगा लीजिए भैया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रस का आलोकक से कवि का क्या अभिप्राय है ना। रस का आलोकक से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो देखने को मिल सकता है, देख सकते हैं, काव्य सृजित रस अलौकिक ही होता है, उसकी तुलना किसी भी सांसारिक अथवा भौतिक आनंद से नहीं की जा सकती है। सांसारिक व भौतिक रस जहाँ मात्र हमारे शरीर को ही आनंद प्रदान करते हैं, वहीं कविता में सन्निहित रस, मतलब कविता में जो रस होते हैं, अलौकिक रस हमारी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमारे अंतस में, है ना, उतर कर मन को तृप्त करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि जो रस होते हैं, रस का अलौकिक क्या है, यहाँ पे रस की एक तरीके से कहें तो वंदना बताएगी, है ना। ये पूरा कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन इस तरीके से तो नहीं आता है कि काव्यांशों के प्रत्येक पाठ के कवि एवं उनकी 5वां रचना लिखिए, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन क्वेश्चन आ सकता है कि क्वेश्चन आपका देखिए, जैसे आपकी लेखक या कवि परिचय हो गए ना, लेखक या जो है कवि परिचय आपके हो गए ना, कवि परिचय। तो इनमें क्वेश्चन में आपकी रचनाएं पूछी जाती हैं जो कि इससे कंप्लीट हो जाएंगी। तो बिल्कुल से इसे कंप्लीट करके हमें चलना है भाई। आपके जो जो पाठ आने हैं उनकी मैं रचनाएं बता रहा हूँ, उनके कवि हैं और कवि का नाम लिखा हुआ है साथ में, और मतलब जो उनका पाठ आपके में है ना, उनका पाठ का नाम तो लिखा ही हो, साथ ही उनकी रचना दी गई जो कि आपको लेखक कवि परिचय लिखते वक्त बहुत सहायता करने वाली है। क्योंकि और देखिए ऑब्जेक्टिव में इससे बनने ही बनने हैं, है ना। क्योंकि देखिए निशान निमंत्रण क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। इनका काव्य संग्रह है, किसका, हरिवंश राय बच्चन जी का, है ना। और आत्म परिचय यहाँ से ही लिया गया है ना, निशान निमंत्रण से ही इसको उठाया गया है ना। तो ये जरूर से याद रखिएगा। इनका पाठ का नाम तो आपको पता ही है, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना हो जाती है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, है ना। मधु मधु याद रखिए, ये तीनों याद रखिए, बहुत ही सही रहेगा, है ना। इस तरीके से कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट भाई आपके पतंग में आलोक धर्मा जी आते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं इनकी यहाँ पे दी गई हैं, तो इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको कवि परिचय लिखते वक्त याद होनी चाहिए। और ऑब्जेक्टिव में सही जोड़ी में सबसे ज़्यादा बनती है ना, भागी हुई लड़कियां, कपड़े के जूते, है ना। तो इस तरीके से इन्हें कंप्लीट कीजिएगा। जनता का आदमी, है ना, ऑब्जेक्टिव में सही जोड़ी में इनसे क्वेश्चन बनते हैं और गलत करके ना हो, इसलिए मैं सभी के दे रहा हूँ, है ना। देखिए कविता के बहाने कुंवर नारायण की जो इंपॉर्टेंट रचनाएं हो जाती हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, चक्रव्यूह कोई दूसरा नहीं, कविता के बहाने, है ना। तो ये सारी आपकी रहेंगी। नेक्स्ट आपके भाई
रघुवीर सहाय जी आ जाते हैं, आप देख सकते हैं आप यहाँ पे कैमरे में बंद अपाहिज जी, ये इनकी रचना आपकी पाठ में है, लेकिन इनकी अन्य और क्या रचनाएं हैं ये सारे आपको दी गई हैं। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, है ना, बिल्कुल इन्हें याद कर लो, बोर्ड परीक्षा में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, है ना, इसलिए आपको बता रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट आपका पाठ आ जाता है शमशेर बहादुर सिंह जी का ऊषा, जिनका चैप्टर है, कुछ कविता है ना, 6 नंबर का शायद आपका 5 नंबर का है, कोई रिड्यूस हो गया हो उसी तरीके से, है ना, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, इतने पास अपने बात बात बोल गई, है ना, इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। कुछ भी नहीं, कुछ भी हूँ नहीं मैं, ये तुझसे होड़ है मेरी, इस तरीके से यहाँ पे रचनाएं इनकी दी गई हैं। बादल राग निराला जी की रचना दी गई है। अनामिका परिमल, इनकी रचनाएं भाई याद रखना, क्योंकि इनका जो है लेखक परिचय कवि परिचय जो है बिल्कुल आपको देखने को मिलने वाला है, और बोर्ड परीक्षा 2025 में आप इसे अच्छी तरीके से लिखें, उसके लिए आपको मैं जल्दी ही वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। वीडियो डल चुका है, चैनल पर जाकर के देखिएगा, उसमें आपको बहुत ही सरल भाषा में आपको कवि परिचय बताया गया है, तो जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा। कुकुरमुत्ता हो गया, गीतिका परिमल, है ना, इनकी सबसे जो महत्वपूर्ण और कहें कि जो इनकी बहुत ही लोकप्रिय रचना कही जाए तो परिमल हो गया, कुकुरमुत्ता हो गया, बहुत ज़्यादा जो है ये लोकप्रिय रचना है इनकी, है ना। नेक्स्ट आपके और कवि आ जाते हैं यहाँ पे, तुलसीदास जी आ जाते हैं, गोस्वामी तुलसीदास, है ना। तो कवितावली हो गया, इनकी रचना तो सभी को पता है, दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, गीतावली, है ना। दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, से आप याद रखिएगा बिल्कुल से, है ना। नेक्स्ट है आपका भाई रुबाइयाँ, फराक गोरखपुरी जी की रचना है ना। इनकी क्या क्या रचना है, देखिए ये सारी रचनाएं इनकी दी गई हैं। इसके बाद है पाठ नाम आपके छोटा मेरा खत, बगलों के पंख, इसके जो कवि हैं वो है उमाशंकर जोशी, है ना। इनकी क्या रचना है, तो ये सारी इनकी रचनाएं दी गई हैं। इस तरीके से हमारा भाई काव्यखंड जो है पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। हम देखिए काव्यखंड कंप्लीट कर चुके हैं। आपके जो देखिए गद्यखंड के क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपके गद्यखंड के क्वेश्चन है, भक्तन का आ जाता है क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इन्हें हम भाई नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। काव्यखंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, तो जल्दी आपको पार्ट 2 आएगा, उसमें आपको सभी जो है गद्यखंड के क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इतने में आपका गद्यखंड सारा कवर हो जाएगा, है ना। व्याकरण का एक सेपरेट वीडियो आएगा, जिसमें आपको व्याकरण के, है ना, व्याकरण के सभी क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो बिल्कुल से यहाँ पे चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे उनके पीडीएफ्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, तो बिल्कुल आप याद कर पाएंगे आसानी से, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर से कीजिए।